हजरात, ये जो महफिल बर्पा की गई है, मैं आपसे सिर्फ चंद वाक़यात के हवाले से कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। पासबान अदब मुंबई की एक तंजीम है, उसके साथ साथ संकल्प वेलफेयर एसोसिएशन है और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी, इन तीन तंजीमों ने मिलकर के आज की जो महफिल है मुनक़िद की है। आपने अली सरदार जाफरी का तराना सुना जो उर्दू के लिए उन्होंने लिखा था, उर्दू ज़बान की मोहब्बत में, उर्दू ज़बान की जो हक़ायक़ हैं उनसे रोशनास कराया था। असल में सूरत हाल कुछ यही है। मैं जो मीरास, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे जो ख्याल चल रहा है उसके हवाले से एक बात आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि हुआ यूं कि हमारे शहर के एक बहुत ही जय्यद अदीब थे, उर्दू ज़बान से इश्क था, ज़बान में बहुत कुछ लिखा, शायर बहुत अच्छे थे और उसी ज़बान के हवाले से बहुत सारा रुपया कमाया। हुआ यूं कि चूंकि रुपया कमाया था इसलिए इस शहर में बहुत सारी प्रॉपर्टी हो चुकी थी। जिस वक्त उनकी आंख बंद हुई, जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ, तो जिस तरीके से आम घरों में होता है, घर की हर चीज़ तकसीम की जा रही थी। बच्चों का मामला ये था कि हर बच्चा चाहता था कि बाप की कोई ना कोई चीज़ उसे मिल जाए। बहरहाल उस दौरान जब घर का बंटवारा हो रहा था, अलमारी में रखी किताबें आपस में सरगोशी कर रही थी। किताबें एक दूसरे से कह रही थी कि अब हमारा नंबर आएगा, अब ये बच्चे हमें तकसीम करेंगे, ये बच्चा शायद मुझे लेगा, वो बच्चा शायद मुझे लेगा। लेकिन हुआ यूं कि ये तकसीम का मामला आगे बढ़ता जा रहा था और उनका नंबर नहीं आ रहा था। तो तब एक ज़ख़ीम सी किताब ने कहा कि देखो, किताबें असल में इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम होती हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों का नंबर आखिर में आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन लोगों का नंबर नहीं आया, बल्कि उनकी हसरत हैरत में उस वक्त तब्दील हो गई जब किसी कबाड़ी ने उन्हें समेट करके अपनी रद्दी की दुकान पे फरोख्त करना शुरू किया। असली चीज़ क्या है जनाब, कि जिन साहब का मैं हवाला दे रहा हूं, ये कोई एक घर की कहानी नहीं है। आदमी बहुत नीचे सतह से, निचले लेवल से शुरू करता है, जिंदगी का आगाज करता है, मेहनत करता है और किताबें असल में उसकी सबसे अहम साथी होती हैं। वो हर जगह से शुरू में तो जब उसकी तनख्वाह कम होती है, एक छोटा सा कहीं से कोई मुआवजा मिल जाए तो उसको जमा करता है, कोशिश करता है कि मेरे पास ये किताब होनी चाहिए, ये लुगत होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए ताकि मैं अपना इल्म बढ़ा सकूं। उसी की बुनियाद पे आगे बढ़ता है, किताबें दुनिया जहान से जमा करता है। और आज सूरत हाल यह है कि वो किताबें बच्चों की मीरास नहीं रही। और ये मामला सिर्फ किताबों के साथ नहीं है, ये मामला ज़बान के साथ भी है। उर्दू ज़बान ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो अरबी या फारसी खत में लिखी जाती है, ये एक पूरी की पूरी तहजीब है। आज अफसोस की बात है कि हमारी अंजुमनों से, हमारी महफिलों से, हमारे अदारों से उर्दू ज़बान ख़त्म हो रही है। आप इस पर बहस कर सकते हैं कि नए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन उर्दू के वो घर जिनसे ज़बान पहचानी जाती थी, वहां से उर्दू धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, उर्दू का कल्चर ख़त्म हो रहा है। मीरास इसीलिए है कि एक अदीब की मीरास ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा या उसका जो कहना चाहिए सगा रिश्तेदार है वो उसको निभाए। अदीब की मीरास तो हम भी निभा सकते हैं, क्योंकि अदीब से हमारा जो रिश्ता है, तख्लीक़कार से जो हमारा रिश्ता है, वो शायद खून के रिश्ते से ज्यादा अहम है। पासबान अदब यही चाहती थी कि किसी तरीके से इस जबान को हमारे यहाँ, हमारी महफिलों में, हमारी स्कूल कॉलेजेस में, हमारी अदबी जो कहना चाहिए नशिस्तें होती हैं, उनमें किसी बहाने जो है उर्दू को इंट्रोड्यूस किया जाए, और ख़ास तौर से उस ज़बान को जो असल में हमारा इस हिंदुस्तान का एक बहुत ही अजीम विरसा थी। हिंदुस्तान के ताल्लुक से भी यही मामला है कि हमने इस ज़बान को अपना विरसा नहीं समझा। तारीख बहुत लंबी है, क्या मामलात है। ये ज़बान खालिस इसी मुल्क में पैदा हुई और उसके बावजूद हम इसे अपना विरसा नहीं समझते। लोग कहते हैं कि ये एक मजहब की ज़बान है। माफ़ कीजिए, मजहब किसी भी ज़बान का कोई मजहब नहीं होता। मजहब तो उसका उस वक्त बन जाता है जब उसको पढ़ने वाले उस मजहब के हो जाते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये ज़बान मुश्तरका कल्चर की ज़बान थी हिंदुस्तान के। हमें इसका एहसास नहीं है कि ये हमारे यहाँ से ख़त्म होती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर मीरास ने एक बहाना तलाश किया है, नवंबर के महीने में जब हमने माह नवंबर को देखा तो देखा कि यहाँ पे एक दो नहीं,
बल्कि ज़बान व अदब के हवाले से 9 ऐसी शख्सियात हैं जो आफ्ताब व महताब हैं। इक़बाल, डॉक्टर इक़बाल के बाद अल्लामा शिबली नोमानी, मौलाना आज़ाद, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, उर्दू तंज़ व मिज़ाह का सबसे बड़ा शायर अकबर इलाहाबादी, अहमद नदीम क़ासमी, अख्तरुल ईमान और उसके बाद परवीन शाकिर जैसी शायरा। तो इस महीने में इतने सारे नाम हैं, सबको अलग अलग सेलिब्रेट करने की बजाय, सबको अलग अलग तरीके से देखने की बजाय हमने सोचा कि सबको मिलाया जाए, इसको एक मुश्तरका मीरास के साथ आपके बना करके आपके सामने पेश किया जाए। मैं चाहूँगा कि चूंकि मीरास का ये सिलसिला शुरू हो चुका है, मीरास नाम रखने के पीछे भी जो वजह है वो यही है कि अगर नाम मीरास होगा तो आगे भी इस मीरास को आगे बढ़ाया जा सकता है। नाम बहुत सारे हैं, ज़बान के हवाले से बहुत सारे लोग हैं, हम किसी न किसी बहाने उनको आपके सामने पेश कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि पासबान अदब के सदर जनाब कैसर खालिद साहब वो आपके दरमियान आए। ख़ातिन व हज़रात, सिलसिला शुरू हो चुका है मीरास का। जो चीज़ हमें लगती है और बार बार खलती भी है कि हमारे बच्चे आज हमारे परदादा का नाम नहीं जानते। हम जो हिंदुस्तानी एक साथ मिल जाएं तो हम अंग्रेज़ी में बात करते हैं। हमने किसी फ्रेंच को नहीं देखा अंग्रेज़ी में बात करते हुए, किसी चाइनीज़ को नहीं देखा इंग्लिश में बात करते हुए, किसी रशियन को नहीं देखा इंग्लिश में बात करते हुए, किसी जर्मन को नहीं देखा। आखिर ऐसी कौन सी कमी है हम में कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हम दूसरी ज़बानों का सहारा लेते हैं। जब हम अपनी खुद की तलाश करेंगे मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो हमारी आइडेंटिटी तो यही कल्चर है जो कि इंडिया का कंपोजिट कल्चर है, जिसमें अलग अलग धाराएं आके मिलती हैं और एक सेहतमंद नदी गंगा के तौर पे कायम होती है, फलती फूलती है। इस कल्चर ने मुल्क को इतना कुछ दिया है कि आज अगर हम इसको छोड़ के कहीं और आशियाना तलाश करेंगे तो मुझे लगता है हम रूटलेस हो जाएंगे, जड़ के बिना हो जाएंगे। आज तक मैंने कोई ऐसा पेड़ नहीं देखा जिसकी जड़ ना हो और जिसके तने बहुत मजबूत हों, पत्तियां बहुत बड़ी हों, बहुत ऊंचाई तक गया हो। कोई नहीं जा सकता। तो हमें अपनी जड़ों को तलाश करना है। हमें समझना है कि हम जिस मुल्क के रहने वाले हैं उसकी एक तहजीब है, उसका एक कल्चर है, और वो कल्चर हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी वीकनेस नहीं हो सकती है। 4000 साल पुरानी कल्चर हमारी वीकनेस नहीं हो सकती है। हमने बरसों बरस दूसरों का दौर देखा है, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारी हस्ती नहीं मिटने वाली है। ज़रूरत है कि हम इसकी आबियारी करें, आप पाशी करें, इसमें पानी डालें, खाद डालें, इसको और मजबूत करें ताकि हमारा बच्चा ये कह सके कि जी मैं इस कल्चर का आदमी हूँ जिसने इतना कुछ दिया है। यही कोशिश मीरास के शक्ल में आपके सामने है। गुजारिश ये है कि ये कारवां शुरू हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपकी दुआएं अगर हमारे साथ रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह हम लोग आगे जाएंगे। और हमने जहाँ पे भी दरख्वास्त की, हमने यही कहा कि 2 ही चीज़ चाहिए मुझे, क़यादत और तवानाई। क़यादत और तवानाई वो चीज़ है जो आपसे हमें मिल सकती है और हम इस सिलसिले को आगे लेके जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है, हमारी दरख्वास्त यही है कि वो चीज़ें आपसे मिलती रहें, ढेर सारी दुआएं मिलें। और ये हमारा मुश्तरका विरसा है, सबका है, ये हमारी कॉमन हेरिटेज है। ये किसी ज़ुबान के हवाले से नहीं है, ये हिंदुस्तान की तहजीब का एक आईना है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने पेश हो। मुहियुद्दीन अहमद यानी इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 11 नवंबर सन 1888 को मक्का मुकर्रमा में हुई। आँख खोली तो उस दयार मुक़द्दस में कि जिसकी कदम बोसी हर साहबे ईमान की अव्वलीन तमन्ना होती है, गोद ऐसी माँ की पाई जो अरब के एक मुमताज़ आलिम मोहम्मद ज़ाहिर अल-वतरी की साहबजादी थीं, और सब पे साया ऐसा पाया कि एक ज़माना उनके वालिद बुजुर्गवार मौलाना खैरुद्दीन की शख्सियत का कायल तकरीबन 10 बरस की उम्र में अपने वालिदैन के हमरा हिंदुस्तान आए और अपने आबाई वतन कलकत्ते में सुकूनत इख्तियार की। जिस उम्र में बच्चों को किताब के सिवा सब कुछ अच्छा लगता है, उसी सिन में किताबों से इश्क हो गया। इस ज़िम्न में रात के अंधियारे में दिलो दिमाग रोशन करते करते
लिहाफ जलाने जैसे वाक़यात काफ़ी मशहूर हैं। बूंदें चूंकि जल्दी पड़ी थीं, चुनांचे कोपलों का जल्दी निकल आना भी लाजमी था। 10 साल की उम्र में शायरी की इब्तिदा की और 13 बरस की उम्र में जाने क्या सूझी कि शेर कहना बंद कर दिया। उस कमसिनी में कही गई एक तवील गज़ल का ये शेर काफ़ी मकबूल हुआ कि आज़ाद बेखुदी के नशेबो फराज देख, पूछी ज़मीन की तो कही आसमां की बात। 11 साल की उम्र में नैरंग ख्याल का इजरा किया, 13 बरस की उम्र में अल-मिसबाह और 15 बरस की उम्र में लिसानुस-सिद्क़ जारी किया। जुलाई 1912 में हफ्त रोज़ा अल-हिलाल का आगाज़ किया, जो फिरंगी साम्राज्य के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित हुआ, लेकिन अपने तेज तर्रार तेवर की वजह से ब्रिटिश सरकार के अताब का शिकार हुआ और सन 1914 में बंद करना पड़ा। इस वाक़े के महज 1 साल के अंदर अंदर मौलाना ने अल-बलाग की अशात शुरू की। मार्च 1916 में हुकूमत बंगाल ने डिफेंस एक्ट के तहत उन्हें बंगाल बदरी का हुक्म दिया। चुनांचे मौलाना बिहार चले गए, बाद में वहीं कैद भी कर लिए गए, जिसके बाद अल-बलाग की अशात भी बंद हो गई। यहाँ से कैदोबंद का जो सिलसिला शुरू हुआ तो मुल्क की आज़ादी तक तकरीबन 9 बरस 10 महीने 24 दिन मौलाना ने सलाखों के पीछे गुजारे, मगर हर बार जेल की काल कोठरी मौलाना के लिए तसनीफ व तालीफ का कारखाना साबित हुई। जिंदा के अंधियारे, तज़किरा, तर्जुमानुल कुरान और गुबार खातिर जैसे शाहपारों की रोशनी से मुनव्वर हो गए। अपनी तन्हाई पसंद तबीयत के बावजूद मौलाना आज़ाद ने मुल्क को कौम की अबतर सूरत हाल के पेश नज़र अमली सियासत में कदम रखा। अपनी दूरंदेशी और मामला फहमी की वजह से मौलाना जिस तहरीक से वाबस्ता हुए, लोगों ने उन्हें अपना रहनुमा बना लिया। मौलाना ने मुल्क की आज़ादी की खातिर बेशबहा कुर्बानियाँ दी, मगर जब मुल्क की आज़ादी तकसीम की कीमत पर हासिल होती मालूम हुई तो मौलाना ने उसकी पुरजोर मुखालफत की। हिंदुस्तान के अक्सर सियासी रहनुमा इसकी तकसीम पर रजामंद हो गए, मगर मौलाना आखिर तक कहते रहे कि मैं तकसीम वतन पर खाना जंगी को तरजीह दूंगा। हालांकि मुल्क की तकसीम ने आज़ाद की कमर तोड़ दी थी, मगर इस सिने पीरी में भी मौलाना हिंदुस्तान की लूटी हारी अक़लियत की तामीर नौ के लिए आखिरी सांस तक कोशां रहे। 22 फरवरी सन 1958 के दिन आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम, जिसने मुल्क को IIT, UGC, साहित्य और कला अकादमियों जैसे इनकलाबी अदारे अता किए, इस दार फ़ानी से कूच कर गया। मौलाना आज़ाद का एक शेर आज उनके तई हमारे जज्बात की तर्जुमानी करता है कि कोई नाला, कोई गिरियाँ, कोई बिस्मिल हो गया, उसके उठते ही दिगर गुण रंग महफिल हो गया।
कुछ समझा न कुछ जाना, उधर डाला तुझे जिंदा में अफरंगी सियासत ने, इधर तेरे कलम की नोक पर वो तज़किरा आया जिसे इस दौर में तहरीर का एक मौजिज़ा कहिए, जिसे इस दौर में तहरीर का एक मौजिज़ा कहिए, अदब सियासत में भी जिससे मर्तबा पाया, तेरे अफ़कार धरी हम करते अख्तरुल ईमान मौजूदा उत्तराखंड के छोटे से कस्बे कौलिया में 12 नवंबर सन 1915 को पैदा हुए। आबाई वतन नजीबाबाद बिजनौर है। इब्तदाई तालीम यहीं हासिल की। उसके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक यतीम खाने में कई साल गुजारे। मौका मिला तो दिल्ली कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में एमए किया। मुंबई आने से पहले सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में और फिर ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमतें की। सन 1945 में फिल्मों में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई आ गए। शायरी की इब्तिदा स्कूल के जमाने से हुई और आगाज गजलों ही से किया। अलबत्ता जल्द ही गजलों को तर्क करके नज़मों की तरफ मायल हुए। कुछ अरसे बाद इसे भी छोड़कर अफसानों का दामन थामा। फिर यूं हुआ कि अफसानों से भी जी उचाट हो गया। काफी अरसा कुछ न लिखा, सिर्फ पढ़ते रहे, मगर मन में एक लावा बाहर निकलने का रास्ता चाहता था। चुनांचे दोबारा नज़में कहनी शुरू की। उन्हें मासिर शायरी के मौज़ूआत से चिढ़ सी थी। जुल्फ और रुखसार की दास्तान, हिजर विसाल के किस्से, आशिक़ व रक़ीब की कशमकश, महबूब के जोर व जफ़ा का रोना, ये सब अख्तरुल ईमान के नज़दीक साल खुर्दा रिवायात की तरह थे। अख्तरुल ईमान शायरी से अपने रिश्ते के बारे में कहते हैं कि शायरी मेरे नज़दीक क्या है। अगर इस बात को मैं एक लफ्ज़ में वाज़ेह करना चाहूँ तो मजहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। शायद यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होने के बावजूद उन्होंने फिल्मों में गाने लिखने की कोशिश नहीं की। अपने पूरे फिल्मी करियर में जहाँ दर्जनों फिल्में बिलखुसूस कानून, धर्मपुत्र, वक्त, गुमराह, पत्थर के सनम और दाग जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं, सिर्फ एक फिल्म बिखरे मोती के लिए गाने लिखे। बल्कि एक ऐसे ज़माने में जब बहुत सी फिल्में महज गानों की वजह से सिल्वर और गोल्डन जुबली होती थीं, उन्होंने कानून फिल्म लिखी जिसमें एक भी गाना नहीं था। उसके बावजूद भी फिल्म हिट हुई। अख्तरुल ईमान ने सन 43 से 83 तक कुल 7 मजमुआ हाय कलाम पेश किए, जो तारीख सय्यारा, गर्द याब, आबजू, यादें, बिन्ते लम्हात, नया आहंग और सरे सामान हैं, जिन्हें बाद में सन 2000 में कुल्लियात अख्तरुल ईमान के नाम से जमा किया गया। सन 1942 में उन्हें यादें के लिए
साहित्य अकादमी अवार्ड से सरफराज किया गया। इन्हें धर्मपुत्र और वक्त जैसी फिल्मों के डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 1996 में मार्च की 9वीं तारीख को ये अख्तर गुरूब हो गया। शहर सब एक से होते हैं, कहीं कहबा खाने हैं बहुत और कहीं रहनुमा ढेर से या लोग जराइम पेशा। मुख्तसर ये है कि बेचारी ये अल्लाह की जमीन अपनी गर्दिश के अलावा भी है मजबूर बहुत। किरामन कातिबीन आमाल नामा लिख के ले जाएं, दिखाएं खालिक़े कौनो मकान को और समझाएं। मानी और लफ्जों में वो रिश्ता अब नहीं बाकी, लुगत अल्फाज का एक ढेर है, लफ्जों पर मत जाना। नया आहंग होता है मरतब लफ्जों मानी का, मेरे हक में अभी कुछ फैसला सादिर न फरमाना, मैं जिस दिन आऊंगा ताजा लुगत हमरा लाऊंगा।
सन्नाटे या कहीं को शायद ऐ राम के सन्नाटे में जाके ख्वाबेदार फराईन से इतना पूछो हर ज़माने में कई थे कि खुदा एक ही था हर ज़माने में कई थे कि खुदा एक ही था अब तो इतने अब तो इतने के हैरान किसको पूछूं अब तो इतने के हैरान किसको पूछूं अब इरादा है कि पत्थर की सनम पूजूंगा अब इरादा है कि पत्थर की सनम पूजूंगा ताकि टकरा भी सकूं मर भी सकूं ताकि टकरा भी सकूं मर भी सकूं अब इरादा है कि पत्थर के सनम अब इरादा अब इरादा अब इरादा है कि मस्जिदें छोड़ के जा बैठे हैं मैखानों में, वाह क्या जोशे तरक्की है मुसलमानों में। सैयद अकबर हुसैन रिजवी अल मारूफ बा अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद से 25 किलोमीटर दूर बारा नामी एक कस्बे में 16 नवंबर सन 1846 को पैदा हुए। बचपन में अपने वालिद सैयद तफद्दुल हुसैन से इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर उनको मिशन स्कूल में दाखिल कराया गया। अभी स्कूल शुरू ही हुआ था कि सन 1857 की हंगामा आराई शुरू हो गई। 17 साल की उम्र में अकबर ने जमुना नदी पर पुल बनाने वाली तामीराती फर्म में क्लर्क की नौकरी कर ली। इसी दौरान अपनी जाती कोशिशों से अंग्रेजी जबान सीखी और जिलाई अदालत का कानूनी इम्तिहान पास किया, जिसकी वजह से उन्हें 1869 में नायब तहसीलदार के ओहदे पर मामूर किया गया। इसके बाद वकालत का इम्तिहान पास करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। सन 1880 में उन्हें जज के ओहदे पर फाइज किया गया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खान बहादुर के लक़ब से भी नवाजा। अकबर इलाहाबादी का शुमार उर्दू ज़बान में तंज़ो मिज़ाज के सबसे बड़े शायर के तौर पर किया जाता है। अकबर इलाहाबादी ने उर्दू शायरी को तंज़ो मिज़ाज का ऐसा ख़त इम्तियाज़ अता किया कि आने वाले उसे देखकर अदब का मेयार तय करते रहेंगे। उनका कलम समाज की किसी बुराई को निशाना बनाने से नहीं चूकता। मगरिबी तहजीब के दिलदादा हमवतनों को खास तौर पर उनके नश्तर का सामना करना पड़ता है। इस मामले में अकबर ने अपने चहीते बेटे इशरत हुसैन को भी नहीं बख्शा कि इशरती घर की मोहब्बत का मज़ा भूल गए, खा के लंदन की हवा अहद वफा भूल गए, भूले अगियार के कूचे में मोहब्बत घर की, केक को चख के सेवइयों का मज़ा भूल गए। अकबर की बेशतर शायरी इस्लाही है। वो कौम को मगरिबी तहजीब की बुराई से दूर रखना चाहते हैं। इसी तरह मजहबी, समाजी, सियासी और अदबी मौज़ूआत पर भी अकबर ने खूब जोर आजमाई की। उनकी मतबूआत
3 कुल्लियात पर मुश्तमिल है। इतना कुछ लिखने के बावजूद अकबर का तंज किसी की किरदार कुशी, मुखासमत और बेअदबी से पाक है। उनके तंज में शाइस्तगी है, मिज़ाह में लताफत और बयान पर पूरी कुदरत हासिल है। उन्होंने उर्दू मिज़ाह को नित नए मौज़ूआत से आशना किया। फरवरी 15 सन 1921 में अकबर इलाहाबादी इस दारे फ़ानी को दाग़ी मुफ़ारक़त दे गए कि तालीम का शोर ऐसा, तहजीब का कुल इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है।
पार थोड़ी सी जो पीली है। अल्लामा शिबली नोमानी ने यूपी के मरदुम खेज इलाके आजमगढ़ में उस वक्त अपनी आंखें खोलीं जब हिंदुस्तान पर मुस्लिम हुक्मरानों के 800 साला दौर इख्तिदार का सुनहरी बाब अपनी आंखें बंद कर रहा था। 3 जून सन 1857 को मुल्क की पहली जंग आज़ादी के दौरान शिबली आजमगढ़ के एक इज्जतदार घराने में पैदा हुए। बुनियादी दीनी तालीम के हुसूल के बाद मजीद इल्म की जुस्तजू में शिबली मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए, जहां अदायगी हज के बाद अरब के जय्यद उलमा व मुहद्दिसीन से उन्होंने इस्लामियात, फ़लसफ़ा और तारीख़ जैसे मज़ामीन का दर्स लिया। हिंदुस्तान वापसी पर सर सैयद अहमद ख़ान से मुलाकात हुई। सर सैयद ने उन्हें मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में तदरीस के लिए आमादा किया, जिसके बाद शिबली 16 बरसों तक यहीं बतौर उस्ताद अरबी और फ़ारसी मज़ामीन पढ़ाते रहे। सन 1898 में सर सैयद के इंतकाल के बाद वो रियासत हैदराबाद में नाज़िम उलूम व फ़नून के ओहदे पर मामूर हो गए। शिबली के मशवरे पर ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी को उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। 1908 में शिबली ने हैदराबाद को खैरबाद कहा और नदवतुल उलमा के मोहतमिम बनकर लखनऊ आ गए। 5 साल तक यहाँ रहे और इस अरसे में नदवा के तालीमी निज़ाम में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ की। तालीम के सिलसिले में उनकी जिद्दत तराजी की पादाश में उन्हें ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया गया और उन्हें नदवा छोड़ना पड़ा। अल्लामा शिबली नोमानी नदवा में दारुल मुसन्निफीन कायम करना चाहते थे, वो कामयाब न हो सके। अलबत्ता यही ख्वाब आंखों में सजाए वो अपने आबाई वतन आजमगढ़ आ गए। यहाँ उन्होंने अपना आबाई मकान और आम का बागीचा दारुल मुसन्निफीन के क़याम के लिए वक्फ कर दिया। अल्लामा शिबली नोमानी ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सीरत नुमान, अल फारूक, अल मामून, अल गज़ाली, इमाम इब्न तैमिया, मौलाना रूमी, औरंगज़ेब आलमगीर जैसी अबकरी शख्सियात पर दस्तावेज़ी काम किया। इसके अलावा फ़ारसी शायरी की तारीख़ पर शेरुल आजम जैसी मार्कतुल आरा किताब लिखी। अन-नदवा जैसे रिसाले को बखूबी जारी करके सहाफ़त में अपना लोहा मनवाया। इसके अलावा अल्लामा शेर कहने पर भी कुदरत रखते थे। उर्दू में मसनवी सुबह उम्मीद को उर्दू अदब में ख़ास मकाम हासिल है। उनकी नज़में जहाँ उनके सियासी व मजहबी नज़रियात की आइनादार हैं, वहीं उनकी गज़ल का रवायती लबो लहजा लिए हुए है कि नातवा इश्क ने आखिर किया ऐसा हमको,
गम उठाने का भी बाकी नहीं यारा हमको, और दर्द फुरकत से तेरे ज़ौफ़ है ऐसा हमको, ख्वाब में भी तेरे दुश्वार है आना हमको। अपने कामों के सिलसिले में अल्लामा की तेज़गामी देखकर बहुत से लोग हैरान रहते। किसे मालूम था कि वो बयाज़ ज़ीस्त पर सिर्फ 57 सफ़हात ही लिखा कर लाए थे। 18 नवंबर सन 1914 को इल्म व अमल का ये मुजाहिद दफ्तर आमाल समेट कर सफ़र आखिरत पर रवाना हो गया। क्या आप जाते तो हैं उस बज़्म में शिबली, लेकिन हाल दिल देखिए इजहार न होने पाए। तीर कातिल का ये एहसान रह गया। तीर कातिल का ये एहसान रह तीर कातिल का ये एहसान रह गया। जाए दिल सीने में, जाए दिल सीने में, जाए दिल सीने में बेकार रह गया। तीर कातिल का ये एहसान रह गया, रह गया। कत्ल होकर भी सुबुकदोशी का, 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 कत्ल होकर भी सुबुकदोशी का। तेग का गर्दन पे, तेग का गर्दन
क्या कयामत है के हुए यार से हम तो निकले और हम तो निकले और हम तो निकले और अरमान रह गया तेरे कातिल का ये एहसान रह गया तेरे कातिल का ये एहसान रह गया याद रखना दोस्ती इस बज़्म में 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 आके शिवली भी आके शिवली भी आके शिवली भी गजल खां रह गया तेरे कातिल का ये एहसान रह गया जाए दिल सीने में 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 पैगाम रह गया तेरे कातिल का ये एहसान 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 रह गया फैज़ अहमद फैज़ का जन्म 13 फरवरी सन 1911 को चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान के यहाँ सियालकोट के एक छोटे से कस्बे काला कादिर में हुआ। इब्तिदा में मस्जिद के मकतब में अरबी, फारसी और उर्दू पढ़ी। फिर सन 1921 में सियालकोट के स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिल कराए गए। 10वीं जमात में तबीयत शायरी की तरफ माइल हुई, मगर मुंशी सिराजुद्दीन के मशवरे पर शायरी तर्क कर दी। मैट्रिक के बाद जब मरी कॉलेज सियालकोट में दाखिला लिया तो यहाँ प्रोफेसर सलीम यूसुफ चिश्ती ने उन्हें दोबारा शायरी की तरगीब दिलाई। चुनांचे
उनका बाकायदा पहला शेर यहाँ हुआ कि लब बंद हैं साकी मेरी आंखों को पिला दे, वो जाम जो मिन्नत कशे सहबा नहीं होता। ग्रेजुएशन के लिए लाहौर का रुख किया और गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्हें पितरस बुखारी, डॉक्टर MD तासीर और सूफी तबस्सुम जैसे मशाहिर की शागिर्दी नसीब हुई। इन्हें यहाँ प्रोफेसर मीर हसन जैसा उस्ताद मिला जिन्होंने अल्लामा इकबाल को भी पढ़ाया था। तालीम की तकमील के साथ ही फैज़ अमृतसर में तदरीसी खिदमात पर मामूर हो गए। यहीं से फैज़ की ज़िंदगी में इनकलाब आया। तरक्की पसंद तहरीक की तासीसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, कम्युनिस्ट पार्टी के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। इसी दौरान बरतानवी नज़ात कम्युनिस्ट पार्टी की रुकन खातून एलिस जॉर्ज से मुलाकात हुई। ये मुलाकात सन 1942 में रिश्ता-ए इज़्दिवाज में तब्दील हो गई। 1941 में उनका पहला मजमूआ कलाम नक्शे फरियादी मंजर आम पर आया कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आए, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। इसके बाद दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तह संग, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और सरे वादिये सीना शाये होते रहे, जिन्हें बाद में नुस्खा हाय वफा के नाम से जमा किया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान फैज़ ने फौज में मुलाजमत कर ली। सन 1948 में फौज की नौकरी तर्क कर दी और तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की तश्कील में सज्जाद ज़हीर के हम कदम रहे। कर्नल लियाकत अली खान की मुखालफत में रावलपिंडी प्लॉट का हिस्सा बनने की पादाश में सजा हुई और बरसों जेल में गुजारने पड़े। जेल से निकले भी तो मुख्तलिफ इल्जामात ने जलावतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया। कभी बरतानिया, कभी मॉस्को तो कभी बैरूत में वक्त गुजारा। आखिरी दिनों में फैज़ को अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद किया गया। इन तमाम तर हंगामा हाय जीस्त के बावजूद फैज़ का तख्लीक करदा अदब वर्ल्ड लिटरेचर में एक मुनफरिद मकाम रखता है। उनकी शायरी माहौल के सर्द गर्म के बावजूद एक सैले रमा की तरह मुसलसल तख्लीक पाती रही। तरक्की पसंद होने के बावजूद उनके यहाँ गज़ल का क्लासिकी रंग भी नुमाया है। नवंबर 1984 की 20वीं तारीख को उर्दू के इस अजीम शायर ने मुल्क अदम कूच किया और जाते जाते कहता गया कि वीरा हैं मैं कदा खुमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। कि कोई नसर उठा के चले और जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म जान बचा के चले। ख़ास तौर से फैज़ साहब के चाहने वालों में कितने लोग ऐसे हैं कि कुछ शेर समझे और कुछ समझ में नहीं आया। उनमें एक मैं भी हूँ, क्योंकि असातिज़ा हैं, इनके कलाम के हर पहलू तक हमारी उपज नहीं पहुँच सकती।
अनगिनत सदियों की तारीख बहिमान तिलिस्म, अनगिनत सदियों की तारीख बहिमान तिलिस्म, रेशमो अतलसो तमख्वाह में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए पूजा बाजार में जिस्म, हाथ में लिखड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए आखिर दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए आखिर दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने मोहब्बत के सिवा, राहत और भी है वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। शायर, सहाफ़ी, नक्काद, अफसाना नवीस, ड्रामा निगार, अदब की इतनी सारी जहतों में बैक-वक्त खामा फरसाई करना और हर महाज पर अनमिट नकूश छोड़ना अगर किसी के बस की बात है तो उस शख्स का नाम अहमद नदीम कासमी है। सूबे पंजाब के ज़िला खोशाब के आंगा गांव में पीर गुलाम नबी कासमी के घर अहमद नदीम कासमी का जन्म 20 नवंबर सन 1916 में हुआ। इब्तदाई तालीम के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखापुर में दाखिला लिया। मैट्रिक के बाद सादिक एग्रेटन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। महकमा आबकारी के इंस्पेक्टर बने। इसी दौरान उनके अफसानों का पहला मजमुआ चौपाल शाये हुआ। जल्द ही नौकरी से बेजार होकर सैयद इम्तियाज अली ताज के अशाती इदारे से जुड़ गए। यहाँ फूल और तहजीब निस्वां की अदालती जिम्मेदारियां संभाली। सन 43 में मारूफ अदबी रिसाले अदब लतीफ़ के मुदीर बने। यहाँ मंटो की कहानी बू शाये करने पर उन्हें मुकदमात का सामना करना पड़ा। सन 46 में अदब लतीफ़ से अलहदा हो गए। इसी साल उनकी शायरी का पहला मजमुआ जलाल व जमाल मंजर-ए-आम पर आया। इसके बाद मौसूफ ने अदब के मुख्तलिफ मैदानों में यके बाद दीगरे 50 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की। इन सब का नाम तक यहाँ लेना मुश्किल है। अहमद नदीम कासमी तरक्की पसंद तहरीक से भी जुड़ गए, बल्कि उसका जुज़्व लाजिम बन गए। उसी दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। सन 1951 में प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड के जरिए निकलने वाले रिसाले इमरोज की जिम्मेदारी संभाली। सन 1959 में जनरल अयूब ने प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड पर कब्जा कर लिया तो उसकी अदालत से मुस्ताफ़ी हुए। 1963 में अपना अदबी रिसाला फ़ुनून जारी किया। इन रसायल के साथ साथ वो पाकिस्तान के अक्सर अहम अखबारात में हालात हाजरा पर कॉलम लिखते रहे। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उनका कॉलम रवां दवां रोज़नामा जंग में मुस्तकिल कॉलम के तौर पर बहुत मकबूल हुआ। कासमी साहब की इल्मी खिदमत को देखते हुए उन्हें कई अहम एजाज़ात से नवाजा गया, जिसमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान
और पाकिस्तान का सबसे आला एजाज निशान इम्तियाज शामिल हैं। इन एजाज़ात से बढ़कर उन्हें अपने चाहने वालों से जो मोहब्बत नसीब हुई वो कम लोगों के हिस्से में आती है। 10 जुलाई सन 2006 को अपनी तवील उम्र की तरह तवील तर अदबी खिदमात अंजाम देने के बाद मालिक के हकीकी से जा मिले कि दावरे हश्र मुझे तेरी कसम उम्र भर मैंने इबादत की है, तू मेरा नामे आमाल तो देख मैंने इंसान से मोहब्बत की है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, साये अब्र की मानंद गुजर जाऊंगा। चारा साजों से अलग है मेरा मेयार के मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा।
चमक और बढ़ गई। ये तेरी याद थी कि ये तेरी याद थी कि अमल की मियाकत अंदाज बहू तेरी आवाज पाकर अंदाज बहू। गज़ल असनाफ़ सुखन की मलिका है और परवीन शाकिर उर्दू गज़ल की मलिका का नाम है। उर्दू ज़बान में तानीसी अदब के हवाले से परवीन शाकिर से पहले और बाद में बहुत से नाम आए, लेकिन जो मकबूलियत और एतबार उनकी शायरी को हासिल हुआ किसी और को न हो सका। परवीन शाकिर की इस्तिआराती ज़बान, रोमानी तर्ज बयान और दिलनशीन उसलूब ने उनकी शायरी को औरों से मुमताज़ किया। गज़ल औरत से बात का नाम है, मगर गज़ल में औरत के जज्बात की वो नुमाइंदगी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। परवीन शाकिर ने इस खूबसूरती से निस्वानी एहसासात की तर्जुमानी की कि उर्दू गज़ल को एक नया आहंग मिल गया। परवीन शाकिर पाकिस्तान के सनती शहर कराची में 24 नवंबर सन 1952 में पैदा हुई। कम सिनी ही में मजालिस में ज़ाकिरा की हैसियत से शरीक होने लगी। शायरी का शौक़ भी इसी हवाले से हुआ। तालीम के मामले में वो हाईली क्वालिफाइड थीं। अंग्रेज़ी अदब और लिसानियात दोनों मज़ामीन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। सन 1973 में अंग्रेज़ी अदब में एमए के बाद अब्दुल्ला कॉलेज फॉर वीमेन में लेक्चरर की हैसियत से अंग्रेज़ी अदब पढ़ाने लगी। इस नौकरी के साथ साथ परवीन शाकिर ने उर्दू अखबारात में कॉलम लिखने का भी आगाज़ किया। सन 1976 में डॉक्टर सैयद नसीर अली से शादी कर ली। एक साल बाद उनका पहला शेरी मजमुआ खुशबू का कराची में इजरा अमल में आया। ये मजमुआ अवाम में बेपनाह मकबूल हुआ। सन 78 में परवीन को दोहरी खुशी नसीब हुई। अव्वल तो खुशबू की कामयाबी पर उन्हें पाकिस्तान का अहम अदबी अवार्ड पद्म जी अवार्ड से नवाजा गया। दूसरे उसी साल उनके यहाँ बच्चे की वलादत हुई। सन 1980 में उनका दूसरा शेरी मजमुआ सदबर्ग मंजर आम पर आया। सन 1985 में तीसरी शेरी काविश खुद कलामी की रूनुमाई हुई। 5 साल के बाद चौथी किताब इनकार शाये हुई। सन 1991 में पाकिस्तान का आला अदबी एजाज प्राइड ऑफ पाकिस्तान से उन्हें सरफराज किया गया। इसी साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MPA की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद के कस्टम्स एंड एक्साइज महकमे में डायरेक्टर बनाया गया। सन 1994 में पहले शाया शुदा मजमुओं को कुल्लियात की शक्ल में जमा किया गया और नाम दिया गया माह तमाम। 26 दिसंबर सन 1994 को ऑफिस से वापसी पर उनकी कार एक बस से टकराई। हादसे में इतनी शदीद चोटें आईं कि वो इनसे नबर्दाजमा न हो सकी और इस जहान बेसबात में अपनी खुशबुएं बिखेर कर रुखसत हो गईं। एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की जद में है, जिंदगी की बेकसी का इस्तिआरा देखना। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रू ने तो, मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। आखिरी शेर इस गजल का कि मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। वाह वाह वाह। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया।
शनासाई की गुबगू गई बात शनासाई की उसने खुशबू की तरह उसने खुशबू की तरह मेरी पसीना गई बात शनासाई की गुबगू काबिले गौर है कैसे कह दूं कैसे कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने बात तो सच है बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की बात तो सच है कैसे कह कैसे कह दूं कि मुझे छोड़
तुझ पे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई तुझ पे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई उसने खुशबू की तरह उसने खुशबू की तरह पजीराई खूब खूब फैल गई बात खूब खूब फैल गई बात खूब खूब फैल अली सरदार जाफरी 29 नवंबर सन 1913 में बलरामपुर यूपी के एक जमींदार घराने में अपनी आंखें खोली। इब्तिदा में मजहबी तालीम हासिल की, पढ़ने लिखने के काबिल हुए तो जुल्फ़े शायरी के असीर हो गए। उनके अंदर के शायर को पूरी तरह इजहार का मौका उस वक्त मिला जब सन 1933 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ की फिजा में कम्युनिज्म के असरात फैल चुके थे, चुनांचे सरदार भी इसके असरात से खुद को बचा न सके और फिर इसरारुल हक मजाज जैसे दोस्तों के हमरा पूरी शदोमत के साथ अपने सियासी नजरियात को शायरी के वसीले से फैलाना शुरू किया। सरदार की इन्हीं सियासी सरगर्मियों की वजह से सन 1936 में उन्हें उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया जब उनका ग्रेजुएशन भी मुकम्मल नहीं हुआ था। उसी ज़माने में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के क़याम की कोशिशें ज़ोरों पर थीं। जाफरी साहब ने इस तहरीक से जो रिश्ता जोड़ा वो उनकी आखिरी सांस तक जारी रहा। तहरीक की तरवीज में ज़्यादा वक्त सर्फ करने की ज़रूरत थी, इसीलिए लखनऊ में ही सुकूनत इख्तियार कर ली। यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए में दाखिला लिया, मगर सन 41 में जंग मुखालिफ नज़मों की वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया और वो पोस्ट ग्रेजुएशन अधूरी ही रह गई। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की वजह से अक्सर शोरा व उदबा रोजगार की गरज से यहीं मुंतकिल होते गए, यहाँ तक कि एक वक्त आया कि ये शहर मुल्क में तरक्की पसंद मुसन्निफीन का सबसे बड़ा मरकज बन गया। जाफरी साहब भी यहीं आ गए। सरदार जाफरी की शायरी सरमायादारियत, मुतलकुल अनानियत और फ़िरका वारियत के खिलाफ महज एक नारा नहीं थी, बल्कि एक आम आदमी के कर्ब व महरूमी की सच्ची नुमाइंदगी थी। इनके यहाँ किसी से नफरत की बजाय दबे कुचले हमवतनों से इजहार यगानगत का पैगाम मिलता है और साथ ही मजदूरों और मजबूरों को नालो फरियाद की बजाय मुत्तहिद होकर खुद अपने मसाइल का हल निकालने की तरगीब मिलती है। परवाज, नई दुनिया को सलाम, उनका सितारा, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार, पैरहने शरर, लहू पुकारता है और सुबह फरदा जैसे शेरी मजमुआत के अनावीन उनके अफकार की तर्जुमानी करते हैं। सरदार जाफरी ने भी दीगर साथियों की तरह फिल्मों में गीत लिखे, बल्कि धरती के लाल और परदेसी जैसी हिट फिल्मों में गीत लिखे, मगर वो अपनी दीगर मसरूफियात की बिना पर यहाँ उतनी तवज्जो नहीं दे सके। अलबत्ता टेलीविज़न पर उन्होंने उर्दू के बहुत से खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिए। उनके अदबी सीरियल्स कहकशां और महफिल यारां को आज दस्तावेजी हैसियत हासिल है। उन्होंने कबीर, इकबाल और आज़ादी वतन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। इंडियन पीपल्स थिएटर की बुनियाद भी जाफरी साहब के मशवरों पर रखी गई। गरज जब तक जिंदा रहे अदबी व समाजी कामों में खुद को मशगूल रखा। अपने दोस्तों के लिए वो वाकई सरदार थे। साबिक वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने जब दोनों मुल्कों के दरमियान बस सेवा शुरू की और पाकिस्तान गए तो जाफरी साहब की नज़्म सरहद अपने साथ बतौर तोहफा ले गए। 1 अगस्त सन 2000 को उर्दू अदब का ये सरदार इस दार फ़ानी को खैरबाद कह गया। तुम के हो मोहतसिबे सीम ज़रो लालो गोहर, हमसे क्या मांगते हो? दौलत दुनिया का हिसाब, चंद तस्वीर बुता,
चंद हसीनों के खुतूत, चंद नाकर्दा गुनाहों के सुलगते हुए ख्वाब। हाँ मगर अपनी फकीरी में गनी हैं हम लोग, हाँ मगर अपनी फकीरी में गनी हैं हम लोग। दौलते दर्द दिलो दर्द जिगर रखते हैं, और खुश्किए लब है तो क्या दीदा तर रखते हैं। शोर
कोई नगमा ही नहीं, शोर सलासिल के सिवा कोई नगमा ही नहीं, शोर सलासिल के सिवा रास्ते बंद है सबको जाए कातिल के सिवा काम अब कोई न आएगा, बस एक दिल के सिवा काम अब कोई न आएगा, बस एक दिल के सिवा। उर्दू शायरी को आलमी अदब में जो मुमताज़ हैसियत हासिल है, डॉक्टर इकबाल की फ़िक्रअंगेज़ शायरी भी इसकी एक अहम वजह है। उर्दू शायरी पर इकबाल की इकबालमंदी मुसल्लम है। बिलाशुबा वो उर्दू शायरी का सबसे ज़्यादा मकबूल और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला शायर है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर सन 1877 को गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के शहर सियालकोट में हुआ। इकबाल के अजदाद कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उनके दादा के ज़माने में उनका ख़ानदान सियालकोट में आबाद हो गया। 4 साल की उम्र में इकबाल दाखिले मदरसा हुए। इसके बाद तालीम का ये सफ़र गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, 1906 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से फ़लसफ़े से ग्रेजुएशन, लिंकन्स इन से बैरिस्टर की डिग्री और फिर डॉक्टरेट के लिए म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी तक जारी रहा। 1908 में वतन वापसी के बाद इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी और फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ाना शुरू किया। साथ ही लाहौर चीफ कोर्ट में प्रैक्टिस भी करने लगे। जल्द ही वकालत तर्क कर दी ताकि अदबी कामों में ज़्यादा वक्त सर्व कर सकें। सियासत में भी हिस्सा लिया और 1926 में इलेक्शन में जीत हासिल की। पाकिस्तान लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन बने। इकबाल ने शायरी की इब्तिदा फ़ारसी शायरी से की। उनकी फ़ारसी शायरी के हवाले से ईरान और अफ़गानिस्तान में इकबाल लाहौरी के नाम से उन्हें बेपनाह मकबूलियत हासिल है। इसरार खुदी, रुमूज़ बेखुदी, पयाम मशरिक और ज़ुबूर अजम उनकी फ़ारसी शायरी के दवावैन हैं। उर्दू शायरी के आगाज़ में अपना कलाम बग़रज़ इस्लाह हज़रत दाग़ दहलवी को भेजते, जिन्होंने कुछ अरसे बाद इकबाल के अशार को तसहीह से बेनियाज बताकर यह सिलसिला बंद कर दिया। पहली बार अंजुमन हिमायत इस्लाम के इजलास में नाले यतीम पढ़ी। उनकी मारूफ नज़्म हिमाला सन 1901 में मखज़न में छपी। बांग दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज उनकी उर्दू शायरी के मजमूए हैं। उनकी अदबी खिदमात के एवज़ ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सन 1923 में सर के खिताब से मुशर्रफ किया। उनकी शायरी का सबसे अहम उन्सुर उनका फ़लसफ़ा खुदी है। वो शायरी जैसे अहम तरीन प्लेटफॉर्म को गिरफ्तार जुल्फ़ और रुखसार या तज़किराए इश्क़ व वफ़ा तक महदूद करने की बजाय इंसान के मकसद वजूद और उसके मन में छुपी दुनिया से उसे वाकिफ़ कराना अफजल समझते थे। कौमों को उनके रोशन माजी से सबक लेकर ताबनाक मुस्तक़बिल की तामीर की तरफ आमादा करना उनकी शायरी का मिशन बन गया। 21 अप्रैल सन 1938 को शायर मशरिक ने 60 बरस की उम्र में इंतकाल किया। गेसवे उर्दू अभी मिन्नत पजीर शाना है, शम्मा ये सौदाइये दिल सोजिए परवाना है। सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान
चमन और भी आशियाँ और भी है, चमन और भी आशियाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान